हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज में हम सभी जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं वो ज़मीन है, जिस पर हम रहते हैं वही लैंड है हमारी। और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस लैंड पर होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। ये जितनी भी लैंड है ये हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स का काम करता है। ये हमें सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन देता है हमें, वाइल्ड लाइफ इसी में मौजूद है, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट का काम, कम्युनिकेशन का काम, सिस्टम का काम। तो बहुत सारी चीज़ें इस लैंड पर ही होती हैं। लैंड क्या है? लैंड इज़ अ एसेट। ये एक एसेट है आप सभी के लिए, है ना। और एसेट है ऑफ अ फाइनाइट asset of finite magnitude, therefore it is important to use the available land। तो हमारा बहुत ये ज़रूरी बन जाता है कि हम लोग जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसे बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए विद केयरफुल प्लानिंग, एक प्लानिंग के साथ काम करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। इंडिया के पास बहुत सारी वैरायटी है रिलीफ फीचर्स को लेकर। नेमली जैसे क्या क्या है रिलीफ फीचर्स हमारे? माउंटेन है, प्लेट्यू है, हमारे पास प्लेन है, आइलैंड्स हैं। 43% जो हमारी ज़मीन है वो प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, जो हमारे लिए एग्रीकल्चर का काम करती है एंड इंडस्ट्री का काम करती है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। वो माउंटेन्स जो कि 30% एरिया पर टोटल सरफेस एरिया पर हैं पूरे देश के अंदर। एंड इंश्योर बहुत सारी नदियाँ भी हैं हमारे यहाँ जो बहती हैं, पेरेनियल रिवर्स जिनको हम कहते हैं, सदाबहार नदियाँ। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म प्रदान करती हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होता है। 27% ज़मीन जो है भारत के अंदर वो प्लेट्यू रीजन के लिए है। इतना क्षेत्र में प्लेट्यू रीजन है और इसमें बहुत सारे रिजर्व्स हैं हमारे यहाँ, मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, फॉसिल फ्यूल के हैं, फॉरेस्ट भी हैं। तो लैंड का यूटिलाइजेशन जो है ना वो इस तरीके से है कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। किस किस काम के लिए होता है? पहला फॉरेस्ट के लिए, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, रोड बनी हुई है, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। दूसरा अनकल्टिवेटेड जो अदर लैंड है उसमें फैलो लैंड आ जाती है, परमानेंट पैस्चर्स आ जाते हैं, ग्रेजिंग लैंड आ जाती है। और इसके अलावा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आते हैं। इसके अलावा कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आता है जो इसके अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट इसमें फैलो लैंड्स को लेकर है। फैलो लैंड भी दो टाइप के हैं, करंट फैलो होता है और एक अदर देन करंट फैलो होता है। इसके अलावा नेट सोन एरिया है, वो एरिया जो सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, पूरे एग्रीकल्चर ईयर में सोन किया जाता है, उगाया जाता है। प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इस तरीके से होता है। अब लैंड का पैटर्न कैसा है पूरे भारत के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो लैंड का जो यूज़ है इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल एंड फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल का टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, डेंसिटी कैसी है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, और कल्चरल और ट्रेडिशंस को लेकर भी है। तो इन चीज़ों पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है दोनों के बारे में पूरा, आपके सामने बना हुआ है ये। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना इस समझ सकते हैं इसे। तो जो टोटल ग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया है भारत का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। लैंड यूज डाटा इसी तरीके का है, इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. तो बहुत सारी जगह हमारी ऐसी हैं जो दूसरी जगहों पर मिक्सअप हो गई हैं। पाकिस्तान ने कुछ छीन लिया है, कुछ चाइना के कब्जे में चली गई है, कुछ कहीं पर चला गया है। आसाम को भी ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी छोड़
दें अगर, तो हमारे पास 100% में से सिर्फ 93% एरिया बचता है। तो जो लैंड है परमानेंट पेस्चर को लेकर हैज़ आल्सो वो ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को, कैसे हम पेस्चर करेंगे, किस पेस्चर लैंड पे उन्हें ले जाएंगे, चराएंगे, यानी ये कंसिक्वेंसेस है हमारे लिए, हानियाँ हैं। मोस्ट ऑफ अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर, दूसरे जो करंट फैलो लैंड्स हैं आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो भैया ये है कि गड़बड़ तो देखने को मिलती है। बहुत सारे लैंड्स ऐसे हैं जिनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है बहुत हाई है। दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स, 2 या 3 साल में उनको 1 या 2 बार ही उनको किया जाता है कल्टिवेटेड। और इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तो ये कम हो जाएगा, 54% बन के रह जाएगा। तो पैटर्न जो नेट सोन एरिया है वेराइज है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट में नेट सोन एरिया कम है तो एक स्टेट में बहुत ज़्यादा भी है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा में 80% एरिया है जहाँ पे नेट सोन किया जाता है, खेती की जाती है, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितना होता है, 10% ही होता है। तो मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स होते हैं। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। 33% जोग्राफिकल एरिया का ही है ना वो जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए एक देश के अंदर, लेकिन हमारे भारत में इस थोड़ा कम है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 में स्थापित हुई थी, उसके अनुसार लगभग 20% के समथिंग हमारे भारत में फॉरेस्ट एरिया है। तो लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंग्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड ऑन इट। इन फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं बहुत सारे लोग, अ पार्ट ऑफ द लैंड। इसके अलावा भी बहुत सारा ज़मीन ऐसी है टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए काम किया जाता है। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज। जो वेस्ट लैंड है वो उसमें रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया होते हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए एरिया यूज़ किया जाता है, जैसे सेटलमेंट के लिए, रोड के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कंटिन्यूस यूज़ है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। तो इनको लगातार कहीं ना कहीं उनको कंजर्व करना चाहिए, उसे मैनेज करना चाहिए। एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। इन सब की कमी की वजह से ही लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है ना। इसके बदले में ये होता है कि बहुत सारी सीरियस रेपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उनका इन सब चीज़ों पर। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स को लेकर है। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि पास्ट में बहुत सारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए अगर हमें चीज़ें बचानी है, और पास्ट में हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जिन्हें हमें सुधारना चाहिए। 95% बेसिक नीड, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ज़मीन से ही हमें प्राप्त होती है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसी से होती हैं। तो लैंड का अगर आप डिग्रेडेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बहुत सारी ज़मीन जो है नेचुरल फोर्सेस से भी डैमेज हो जाती है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिनके कारण हम लोग डैमेज कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारे काम ऐसे हैं, इनसे भी होता है। माइनिंग साइट्स हैं वो धीरे धीरे जहाँ पे खुदाई होती है वहाँ जो है वो जगह भी बर्बाद हो जाती है। तो झारखंड है, यहाँ का एरिया, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, ये भी एरिया बहुत ख़राब हो गया है ना। माइनिंग होने की वजह से यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गया है। तो बहुत सारे कारण बनते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है। बहुत सारे स्टेट हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ओवर इरिगेशन हो रहा है, ज़्यादा सिंचाई की जाती है, इससे लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वाटर लॉगिंग हो रही है, सैलिनिटी बढ़ रही है, एल्कलिनिटी बढ़ रही है। तो जो जितने भी मिनरल की प्रोसेसिंग है, ग्राइंडिंग है, जैसे कहीं कहीं पर लाइमस्टोन निकाला जाता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काम आता है। कैल्साइट निकाला जाता है, सोप स्टोन बनाया जाता है,
फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है ये कहीं ना कहीं ह्यूज क्वांटिटी में। तो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पैदा कर देता है, इतनी ज़्यादा डस्ट क्या आप खुदाई करेंगे तो डस्ट निकलेगा और वो पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, पानी कहीं आसपास में होगा तो वो ख़राब होगा, सॉइल भी जो है ना वहाँ की ख़राब हो जाती है, तो इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। ठीक है, तो देखने को यही मिलता है कि इन रिसेंट ईयर्स, हाल के समय में जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो वेस्ट जो है ना हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर पानी का भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़मीन का भी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जिससे कि कंट्रोल करना उसे मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वेज हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन वाली चीज़ को, एफॉरेस्टेशन हो रहा है, होना ज़रूरी है, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का, कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, प्लांट शेल्टर बेल्ट के अनुसार लगाना चाहिए, उससे ओवर ग्रेजिंग जो है कंट्रोल होगी। स्टेबलाइजेशन होगा सैंड ड्यून्स का, वो नहीं बढ़ेंगे आगे की तरफ। थॉर्नी बुशेस लगाए ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरियाज़ में रोका जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्ट लैंड का, कंट्रोलिंग होनी चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर, प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, चीज़ का डिस्पोजल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, वेस्ट का। पहले ट्रीटमेंट करो देन उसे बाहर उसे भेजो। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे लैंड और जो वाटर का डिग्रेडेशन है वो रेड्यूस होगा, है ना, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और सब अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो ये चीज़ें होंगी, तो इन चीज़ों से हम अपनी जो है लैंड डिग्रेडेशन को ख़त्म कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं उनको। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पॉइंट में आपको हम बात करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन।